वालेकुम बच्चों। मैं हूं आपका टीचर मासूम माजिद। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज बेटा हम लोग वापस आए हैं अपनी थर्ड वीडियो के साथ, जो है मियोसिस पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछली दो वीडियोस जो हैं वो अच्छे से देखी होंगी और आपको उसमें समझने को मिला होगा। तो बेटा जी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। तो अगर आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है तो मियोसिस वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड मियोन से, जिसका मतलब होता है रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। अब बेटा यहाँ पे रिड्यूस का वर्ड आया है तो इसका मतलब कम कर देना है, लेकिन किसको कम कर रहा है? तो बेटा जैसा कि आप लोगों ने माइटोसिस में देखा था कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। लेकिन बेटा जी मियोसिस ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि हाफ हो जाते हैं। तो जितने पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम उससे हाफ हो जाते हैं। उस डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। तो बेटा आगे देखें जी कि जो मियोसिस है इसको डिस्कवर किया था 1876 में। साइंटिस्ट का नाम है ऑस्कर हर्टविग। तो बेटा मियोसिस को डिस्कवर करने वाले बंदे का नाम था ऑस्कर हर्टविग, और 1876 में ऑस्कर हर्टविग ने मियोसिस को डिस्कवर किया था। तो बेटा जैसे हम लोगों ने माइटोसिस की करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, इसी तरह आगे मियोसिस की भी करेक्टरिस्टिक हैं। तो लिखा हुआ है जी कि मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जो कि बेटा जर्म लाइन सेल में होती है। जर्म लाइन सेल किसको कहते हैं? स्पर्म और एग। तो आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो तरह के सेल आपकी बॉडी में होते हैं, सोमेटिक सेल एंड जर्म लाइन सेल। तो मियोसिस वो डिवीजन है जो कि जर्म लाइन सेल में होती है, यानी कि गैमीट्स में होती है। और गैमीट्स कौन से होते हैं? स्पर्म और एग। उसके अलावा बेटा जी आगे देखें, निचला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू फोर डॉटर सेल्स। ठीक है, मियोसिस ऐसी डिवीजन है जिसमें वन पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होके फोर डॉटर सेल्स बनाता है। तो बेटा जी आगे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सेल जो है वो फोर डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। बेसिकली बेटा अगर आप लोग देखें तो ये एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है, यानी इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, और इस सेल में जो क्रोमोसोम हैं वो पेयर्स की फॉर्म में हैं। अब बेटा जो मियोसिस होती है वो टू फेजेस में कंप्लीट होती है। पहले होती है मियोसिस 1 और उसके बाद मियोसिस 2, जिसको हमने यहाँ पे M2 से शो किया है। तो बेटा पहले इस सेल में मियोसिस 1 होगी, आगे दो सेल्स बनेंगे जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे दोनों सेल्स में, और उसके बाद मियोसिस 2 होगी तो ये सेल भी आगे दो में डिवाइड हो जाएगा और ये भी आगे दो में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस डिवीजन में यानी कि मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, यानी कि पेरेंट सेल में 23 थे तो आगे डॉटर सेल में भी 23 ही होंगे। सिमिलर केस यहाँ पे भी होगा। ठीक है जी, कि जो मियोसिस 2 होगी तो ये दोनों सेल्स आगे न्यू बनेंगे और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हैं, क्योंकि पेरेंट सेल में भी कितने थे? 23 थे। तो बेटा पहले आप ये बात समझ लें कि हमारा जो माइटोसिस था वो एक फेज में कंप्लीट होता था, सिंगल टाइम में। यानी कि माइटोसिस शुरू हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हुई और सेल दो में डिवाइड हो गया। लेकिन जो मियोसिस है ये दो मराहिल में, दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले मियोसिस 1 होती है और उसके बाद मियोसिस 2 होती है। पहला जो फेज है यानी कि जिसको मियोसिस 1 कहते हैं वो बेटा जी रिडक्शन फेज होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिडक्शन फेज से मुराद है कि पहले मियोसिस 1 होगी और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। और जो सेकंड फेज है ये बेटा जी रिटेंशन फेज है। रिटेंशन का मतलब होता है रिटेन करना, यानी कि जो सेकंड फेज है यानी कि मियोसिस 2, इसमें जो सेल है वो अपने क्रोमोसोम रिटेन करता है, यानी जितने उसके पास होते हैं उतने ही रहते हैं। इसीलिए मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी डिवीजन होती है, क्योंकि माइटोसिस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। तो अब बेटा दोबारा अगर आप ऊपर डायग्राम देखें तो अब आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि पहले एक डिप्लॉयड सेल है, इसमें मियोसिस 1 हुई तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, क्योंकि मियोसिस 1 क्या है? रिडक्शन फेज है। उसके बाद दोनों सेल्स में आगे बेटा मियोसिस 2 हुई तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहे।
ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुए, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ थे उतने ही यहाँ पे थे। ठीक है, तो मियोसिस 1 जो है इसमें जो क्रोमोसोम हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो रिड्यूस नहीं होते, यानी कि जितने पेरेंट सेल में हैं उतने ही डॉटर सेल में रहते हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है जी कि इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेरिएशन। ठीक है, आपको अगर माइटोसिस का लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस वो डिवीजन है जिसमें वेरिएशंस नहीं आती, यानी कि जैसा पेरेंट सेल होगा वैसा ही आगे डॉटर सेल बनेगा। लेकिन जो मियोसिस है ये वो डिवीजन है जिसमें बेटा जी वेरिएशंस आती हैं, यानी कि डॉटर सेल जो है वो पेरेंट सेल जैसा नहीं होता, और डॉटर सेल जो है वो पेरेंट सेल से डिफरेंट होगा। तो बेटा आगे आप इस पेज के टॉप पे देख सकते हैं कि जो मियोसिस है ये ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस इन हाफ हो जाएंगे, यानी जो क्रोमोसोम हैं वो हाफ हो जाएंगे। ये आपको पहले भी बताया कि जो मियोसिस है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो पेरेंट सेल के मुकाबले हाफ हो जाते हैं। तो आगे बेटा जी अगर हम लोग देखें मियोसिस 1 को, तो मियोसिस 1 जो है ये रिडक्शन फेज है, यानी ये वो फेज है जिसमें जो सेल के क्रोमोसोम हैं वो हाफ हो जाएंगे, यानी पेरेंट सेल के मुकाबले जो डॉटर सेल होगा उसमें क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। इस वजह से मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं, रिडक्शन फेज। इसी तरह बेटा जैसे माइटोसिस थी, मियोसिस 1 भी दो फेजेस में कंप्लीट होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की डिवीजन बेटा 4 फेजेस में होगी, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो यहाँ पे मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रो 1, मेटा 1, एना 1 और टीलो 1 लिख दिया है। तो बेटा आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रोफेज 1 यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। तो प्रोफेज 1 की बेटा सबसे पहली लाइन है कि इट इज़ अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज एंड डिफरेंट फ्रॉम माइटोटिक प्रोफेज। ठीक है, तो ये जो प्रोफेज 1 है मियोसिस 1 का, ये बेटा काफ़ी लंबा फेज होता है और ये माइटोसिस के प्रोफेज से डिफरेंट होता है। ये कैसे डिफरेंट होता है और क्यों इतना लंबा होता है ये लेक्चर में आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो कहता है कि बेटा प्रोफेज 1 में हर जो क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमेटिड पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि एस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। आप लोगों को बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने जो बोनस कंसेप्ट बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे सिंगल क्रोमोसोम एस फेज के बाद जो है वो डुप्लीकेट होता है और उसके 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एक सिंगल क्रोमोसोम है इसके अब डबल जो है वो क्रोमेटिड बन चुके हैं। तो ये क्या है बेटा जी, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुका है, यानी कि प्रोफेज स्टार्ट होने से पहले जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट हो चुका होता है। तो बेटा जो मियोसिस का प्रोफेज है ये 5 फेजेस में कंप्लीट होता है, इसी वजह से इतना लंबा होता है और प्रोलॉन्ग भी होता है, और इसी वजह से डिफरेंट भी होता है माइटोसिस के प्रोफेज से। ठीक है बेटा, अगर कहा जाए कि प्रोफेज जो है मियोसिस का प्रोफेज सबसे लंबा फेज होता है मियोसिस का, तो ये बात गलत साबित नहीं होगी। तो बेटा अगर हम मियोसिस के फेजेस की बात करें, मियोसिस के प्रोफेज की, तो इसके फेजेस हैं सबसे पहले लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकिनेसिस। तो बेटा अगर लिप्टोटीन की बात करें तो आपने साथ में देखा कि मैंने लिखा हुआ है विजिबल। तो लिप्टोटीन वो फेज है जिसमें क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। जाइगोटीन में बेटा जी क्रोमोसोम पेयरिंग कर जाते हैं और उस पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। पैकिटीन बेटा वो प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करते हैं। डिप्लोटीन में क्रोमोसोम लेंथ वाइज सेपरेट हो जाते हैं, और डायाकिनेसिस में बेटा न्यूक्लियोलाइड डिसअपेयर हो जाते हैं। तो बेटा इस हर फेज को आगे हम लोग लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से देखते हैं। ये सिर्फ आपको छोटा सा समरी दी है ताकि आप लोगों के लिए हर फेज को याद करना आसान हो जाए कि हर फेज में क्या क्या, हर फेज की क्या मेन हाईलाइट है। तो बेटा अगर आप लोग अपनी स्क्रीन के टॉप के ऊपर देखें, टॉप राइट के ऊपर, तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा प्रोफेज का फर्स्ट फेज जो है लिप्टोटीन। ठीक है, तो लिप्टोटीन बेटा 2 वर्ड हैं, लेप्टो और टीन। तो जो वर्ड जो लेप्टो है ये निकला है ग्रीक वर्ड लेप्टोस से, जिसका मतलब होता है थिन यानी कि पतला। ठीक है, तो वर्ड लिप्टोटीन का मतलब है थिन थ्रेड। ठीक है, जो वर्ड लेप्टोज है इसका मतलब होता है थिन, और वर्ड टीन का मतलब होता है थ्रेड। तो यानी लेप्टोटीन का मतलब बना या लिप्टोटीन का मतलब बना थिन
थ्रेड यानी कि पतले धागे। बेसिकली बेटा ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि लिप्टोटीन वो फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू होते हैं, यानी कि क्रोमैटिन कंडेंस होकर किसमें चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम में। और क्योंकि क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी से इसका नाम लिखना है लिप्टोटीन, जिसका मतलब है थिन थ्रेड यानी पतले धागे। तो बेटा लिप्टोटीन में क्या काम होता है, लिप्टोटीन में बेटा जो क्रोमोसोम हैं ये विजिबल हो जाएंगे यानी नजर आना शुरू हो जाएंगे, ये शॉर्ट हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, और थिक हो जाएंगे यानी कि मोटे हो जाएंगे। तो बेटा लिप्टोटीन में क्या काम होगा, क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे, शॉर्ट छोटे हो जाएंगे, और थिक यानी कि मोटाई उनकी बढ़ जाएगी। और दूसरा बेटा जी आप देखें कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो लिप्टोटीन है इसमें क्या काम हो रहा है, क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम छोटे हो जाएंगे, क्रोमोसोम थिक हो जाएंगे, और न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा। और उसके बाद थर्ड पॉइंट लिप्टोटीन का है कि जो क्रोमोसोम है दे बिकम क्लोज टू ईच अदर। जो क्रोमोसोम हैं ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, क्रोमोसोम नज़र आना शुरू हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, उनकी मोटाई ज़्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा, और क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जाइगोसिस से निकला है, और वर्ड टीन का मतलब वही जो थ्रेड आपको पहले बता दिया है। जाइगोसिस का मतलब होता है पेयर्ड, और टीन का मतलब होता है थ्रेड, यानी जाइगोटीन का वर्ड निकला है जाइगोसिस और टीन से, जिसका मतलब होता है पेयर्ड थ्रेड। पेयर्ड थ्रेड बेटा क्यों कह रहे हैं, पेयर्ड का मतलब होता है जोड़े बना लेना, पेयरिंग कर लेना, ठीक है। और थ्रेड यहाँ पे क्रोमोसोम को रेफर कर रहा है, यानी क्रोमोसोम का रेफरेंस दिया हुआ है कि उसको थ्रेड बुला रहा है। ठीक है, तो बेटा जी जो जाइगोटीन है इसमें बेटा जी जो क्रोमोसोम हैं वो क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। तो इसलिए उसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ठीक है जी, बेटा जाइगोटीन में सबसे पहले क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो आपस में पेयरिंग कर लेंगे, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस बोलेंगे। बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, जो साइज में एक जैसे हों, शेप में एक जैसे हों, और जिन क्रोमोसोम के ऊपर सेम जीन्स पाए जाएं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दो क्रोमोसोम हैं होमोलोगस जिन्होंने आपस में पेयरिंग कर ली है। बेटा ये डुप्लीकेटेड होते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम बनाया है। अदरवाइज आप साइनेप्सिस में देखेंगे तो आपको इस तरीके से दो क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम होगा और इस जैसा ही एक दूसरा होगा जिसने आपस में क्या की होगी, पेयरिंग की होगी, जिसको क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस बोलेंगे। और बेटा ये जो क्रोमोसोम की पेयरिंग है, ये जो दो क्रोमोसोम आपस में इकट्ठे हो चुके हैं, इस पेयरिंग को बायवैलेंट बोलते हैं, यानी जो क्रोमोसोम का एक पेयर है उसको बायवैलेंट कहते हैं। नीचे बेटा लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है जाइगोटीन का वो ये है कि जो जाइगोटीन की पेयरिंग है ये हाईली स्पेसिफिक होती है। ठीक है बेटा, हाईली स्पेसिफिक होने से क्या मुराद है, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होने से मुराद ये है कि जो जाइगोटीन की पेयरिंग है ये इर्रेगुलर नहीं होती, यानी कि क्रोमोसोम किसी भी दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयर नहीं बनाएगा। ठीक है, यानी बिना रैंडम पेयरिंग नहीं होगी, बल्कि पेयरिंग हाईली स्पेसिफिक होगी, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही आपस में पेयर बनाएंगे, और जिन क्रोमोसोम के ऊपर सेम जीन सेम इन्फॉर्मेशन है वही अपने पेयर्स बनाएंगे। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं प्रोफेज के थर्ड फेज की, जो है जी पैकेटीन। ठीक है, आपने दो फेज पढ़ लिए हैं अभी तक बेटा जी, जो क्रोमोसोम हैं वो कंडेंस हो चुके हैं, ठीक है, वो विजिबल भी हो चुके हैं, और उन्होंने अपनी पेयरिंग भी कर ली है, यानी कि क्रोमोसोम विजिबल हो चुके हैं, पेयरिंग भी आपस में कर चुके हैं। अब पेयरिंग के बाद जो थर्ड फेज शुरू होगा वो है पैकेटीन। अब जो वर्ड बेटा पैकेटीन है ये निकला है वर्ड पैकस से, और टीन का मतलब थ्रेड, यानी पैकेटीन क्या है, पैकस यानी कि थिक, और थ्रेड यानी कि मोटा धागा। बेसिकली मोटा धागा किसको कह रहा है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेटा पैकेटीन में जो क्रोमोसोम है वो आपस में क्रॉसिंग ओवर कर जाते हैं, और क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के बाद आपस में जुड़े होते हैं क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के दौरान, तो वो काफ़ी मोटे होते हैं, जिसकी वजह से जारी बात है उनकी जब मोटाई बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच हुए हैं तो उनकी मोटाई पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से उसको क्या कह रहा है, थिक थ्रेड यानी कि मोटा धागा। अब बेटा क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच होते हैं आपस में थ्रू कियाजमेटा। ठीक है, अब जो बेटा जिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने आपस में पेयरिंग की थी वो आपस में अटैच हो जाएंगे थ्रू स्पेशल अटैचमेंट पॉइंट्स, जिनको क्या बोलेंगे,
कियाजमेटा। बेटा तो अगर आप देखें कि ये आपके सामने दो क्रोमोसोम हैं, ठीक है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है और एक ये है, और ये दोनों डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं। तो ये आपस में ऐसे बेटा जी पेयरिंग कर जाएंगे, ऐसे आपस में जो हैं वो अटैच हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ से आपस में जुड़े हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कियाजमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड कियाजमेटा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक्सचेंज सेगमेंट कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब बेटा जी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहते हैं। ठीक है जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बेटा जी जो एक क्रोमोसोम है उसके क्रोमेटिड आपस में सिस्टर होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसके ये और ये क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है, यानी ये सेम क्रोमोसोम को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। यानी कि देखें, अब ये एक क्रोमोसोम है जो कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके ऊपर वाले दोनों आपस में सिस्टर हैं और नीचे वाले दोनों आपस में सिस्टर हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं और नीचे वाले क्रोमेटिड जो हैं, सॉरी क्रोमेटिड, ऊपर वाले दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं और नीचे वाले आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ठीक है, तो जब दो क्रोमोसोम होमोलोगस आपस में ऐसे कियाजमेटा बनाएंगे, तो बेटा अब ये वाला जो है ये इसका सिस्टर नहीं है और ये वाला इसका सिस्टर नहीं है। यानी ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये अपने सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे, यानी अपने टुकड़े एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमेटिड ये अपना टुकड़ा इसको दे देगा और ये वाला क्रोमेटिड जो है ये अपना टुकड़ा इसको दे देगा। ठीक है, तो जब टुकड़े एक्सचेंज होंगे, जब सेगमेंट एक्सचेंज होंगे, तो उससे क्या होगा, आगे बेटा आगे देखिए सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोड्यूसेस न्यू रिकम्बिनेशन। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, और डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि यही डिसाइड करता है कि आगे क्या खसूसियात बच्चों में आएंगी। तो बेटा जब क्रोमोसोम के पार्ट्स एक्सचेंज हो गए, जब क्रोमोसोम के सेगमेंट एक्सचेंज हो गए, तो इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम के पास दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट आ गया। अब दूसरे क्रोमोसोम का जब पार्ट आएगा तो इसका मतलब उसके पास वो इंफॉर्मेशन आएगी जो उसके पास पहले से मौजूद नहीं थी, जिससे न्यू कॉम्बिनेशंस पैदा होंगे और इसी तरीके से नई कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होती हैं। ठीक है, और कह रहा है कि बेटा जो पैकेटीन है मे लास्ट फॉर डेज, वीक्स एंड समटाइम्स ईयर्स। ठीक है, ये जो पैकेटीन है बेटा ये काफ़ी लंबा फेज है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है और इसी से न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और ये वो फेज है जो कि दिनों तक, हफ्तों तक या सालों तक भी चल सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में सेगमेंट एक्सचेंज करने के बाद उनके अंदर न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं।